हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। बुक का नाम है BHIC 133। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड लिखा है BHIC 133। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वीडियो, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आज मैं आपको और वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके जाना। और देखिए स्टूडेंट, अभी आपके जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको PDF में से देखने को मिल रहे हैं। बट क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई होके आते हैं, शायद आप वो समझ नहीं पाते हैं या फिर आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं PDF में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या होता है, हम वैसे भी हड़बड़ी में रहते तो ध्यान से नहीं पढ़ते, या फिर PDF में ध्यान से नहीं पढ़ते। तो दोनों में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसके बारे में बताना कि विजयनगर के बारे में आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। तो उसी के बारे में आपको इसमें बनाना है कि कैसे उसकी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें आप हम्पी उम्पी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ पे हुई थी वो सब यहाँ लिखा है। पश्चिमी और पूर्व और पश्चिमी जो है विरासत तक ये फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सब है। और यहाँ पे अब काल की जो बात हो रही है ना, प्रारंभिक काल क्या कब स्टार्ट हुआ था, तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है वहाँ पर नियंत्रण कर, ये सब चीज़ें। तो इसका जो प्रारंभिक काल है, अगर आपको काल याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रारंभिक काल लिख सकते हैं। नहीं तो ये जो सन है ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सन ही इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत। तो सन को अच्छे से मेंशन करना। अगर आपको याद नहीं होते हैं सन, तो आप ये लिख सकते हैं प्रारंभिक काल, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसको फिर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर बस यही है कि विजयनगर कैसे स्टार्ट हुआ था, उसका कौन शासक था उस टाइम पे, ठीक है, किसने सारा वो संभाल रखा था, वो सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। कैसे वो संघर्ष स्टार्ट हुआ, मुसलमानों के बारे में उसमें बता रखा है। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर इसका ये आंसर है। तो ये सब चीज़ें आप पोस्ट करके पढ़ लेना। इसके अंदर मैं आपको 2 PDF की वीडियो बना रही हूँ मैं। एक मैंने पहले बना दिया, टोटल 3 PDF है आपकी इसमें। अब यह कृष्णदेव राय जो वहाँ मंदिर आपने सुना होगा ना, कृष्णदेव राय मंदिर था विजयनगर में, उसके बारे में यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 PDF है, तीनों PDF कर लेना। तीनों में कुछ क्वेश्चन कॉमन भी आपको देखने को मिलेंगे, बट सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन इसको स्किप नहीं करना। वहाँ पे स्थिरता का युग बता रहे हैं। अब वहाँ पे जब स्थिर था, सब चीज़ें सही चल रही थी उस टाइम पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या सफल प्रयास रहे उनके, कि क्या क्या चीज़ों को उनको फेस करना पड़ा, वो सब चीज़ें इसमें। अब पुर्तगाली जो है उनके साथ जो उनके संबंध थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट याद करने हैं। फिर अंदर तो आप छोटा मोटा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे कि उनका कैसे उनके साथ अच्छा व्यापार था। अश्वों का व्यापार था, अश्व मतलब घोड़े जो थे, उनका व्यापार उनके साथ था, अच्छा चल रहा था सब चीज़ें। प्रभावी नियंत्रण था, वो सब इसमें बताए हैं। दक्षिणी के साथ विजयनगर का संबंध, जो दक्षिणी क्षेत्र था उनके साथ कैसा संबंध था उनका, तो वो सब इसमें। तो पोस्ट करके पढ़ लो, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे को अभी और आज और भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। जो जो एग्ज़ाम है एक बार प्लीज़ मेरे को अभी लिंक वहाँ पे कमेंट कर दो जो जो एग्ज़ाम है जिस डेट को, ताकि मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ आपके लिए। अब दक्कन के मुस्लिम राज्य, दक्कन के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो दक्कन के बारे में यहाँ पे बताया गया कैसे वो अहमदनगर में स्थित हुआ था। ठीक है, वहाँ के बारे में आपको पूरा इसमें बताया गया है। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। आंसर ज़्यादा लेंथी लगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर लेना। मुगल मराठा संबंधों का परीक्षण कीजिए। मुगल और मराठा जो थे उनके संबंध के बारे में बताना है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि वो 4 चरणों में विभाजित थे। ठीक है, 4 स्टेज थी उनकी, तो चारों आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिख भी रखा है। ये जो सन के अकॉर्डिंग 4 लिख रखा है, तो आपको ये तो यहाँ याद करनी ही पड़ेगी। प्रथम चरण करके आप ये डेट को मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे कि जहांगीर के साथ, जहांगीर ने जो दक्कन की राजनीतिक थी उसको कैसे मराठाओं के साथ साझेदारी करी, उनके सरदारों के साथ, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर औरंगजेब आया, उसमें बहुत सारे जो आए अलग अलग, उन सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। फिर द्वितीय चरण में जो शिवाजी राय थे उनके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपने महाराष्ट्र के बारे में, जो मराठी होते हैं इनों के बारे में पढ़ा होगा, महाराष्ट्र के बारे में। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पे कौन कौन से अच्छे वो उभर के आए थे, जो नेता बोल सकते हैं, शासक बोल सकते हैं, जिन्होंने
अपने संबंध अच्छे बनाए मुगलों के साथ, हो या फिर नहीं भी अच्छे बनाए, या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा जो हुआ, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। फिर ये नेक्स्ट रन है तृतीय। फिर यहाँ फोर्थ ये है शिवाजी राव की जो मृत्यु होगी थी उनके बाद, वहाँ के बारे में पूरा बताया गया है। आपको पता होगा जो मराठी लोग होते हैं, महाराष्ट्र के जो है मराठा लोग, उनके अंदर ये शिवाजी राव के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये बहुत इन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका थी वहाँ पे अपने मराठाओं को बचाने में या फिर उनको सपोर्ट करने में। इतना बड़ा मराठा कैसे बना, इन्हों की वजह से ही बना, ठीक है, शिवाजी राव की वजह से। तो इन्होंने बहुत संघर्ष भी किए, अपने अपने जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी की, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उनकी मृत्यु होगी तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है सारी चीज़ें। फिर उनकी मृत्यु होगी, जाहिर सी बात है, फिर कब्जा कर लेंगे दूसरे लोग तो आके वहाँ का। तो वो सब चीज़ें कि वहाँ पे चीज़ों को लूट उट के ले गए, ठीक है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा का संक्षेप में लिखना है आपको। जो क्षेत्रीय ऐतिहासिक जो परंपराएं होती हैं, एक क्षेत्र है उसकी परंपराएं होती है ना, इतिहास से चली आ रही जो परंपराएं हैं उसके बारे में लिखना है। हर एक राज्य की अपनी एक परंपरा आती है, चाहे राजस्थान ले लो, यूपी, बिहार, पटना, या फिर आपका पंजाब हो गया, कर्नाटका हो गया, जो बहुत सारी चीज़ें, इन सब का एक क्षेत्रीय इतिहास होता है, ठीक है। तभी तो वो एक ही उसमें रहते हैं, एक बाउंड्री में, वो अलग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों का वहाँ से इतिहास जुड़ा होता है, परंपराएं जुड़ी होती है, वो इसलिए अलग किसी उसमें जाना पसंद भी नहीं करते। अगर कोई राजस्थानी है तो वो आपका जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर कोई भी और ले लो, वो वहाँ पे नहीं वो करेगा क्योंकि उसकी परंपरा उस राज्य में, राजस्थान में, तो वहाँ पे वो रहना अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझेगा। वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, कैसे कैसे जो है उन्हों की चीज़ों परंपरा कैसे जुड़ी गई थी। तो यहाँ जयपुर की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना एक बार। कृषि और वहाँ की हर एक चीज़ों के बारे में बताएगी कि वहाँ के कैसे पहनावा होता है, कृषि किस तरीके की होती है, क्योंकि हर एक जगह की अलग अलग कृषि का तरीका होता है और हर एक जगह अलग अलग चीज़ों की कृषि की जाती है। पहनावा सबका अलग होता है, बातचीत करने का सबका अलग तरीका होता है, क्योंकि वहाँ जो मारवाड़ जो यूज़ किया जाता है ना, वो चीज़ें वहाँ पे होती है, मारवाड़ के लोग होते हैं। तो ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक उसकी बात की गई है, तो आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मनसब व्यवस्था क्या थी? मनसब व्यवस्था भी आपने पहले पढ़ी होगी। तो जो मनसबदार था, आपको पता होगा मुगल शासन जब काल था तो उस टाइम पे आया था मनसबदार जो था। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा, पद, सम्मान की नज़र से इसे देखा जाता था। जो मनसबदार हम जिसे बोलते थे उसकी बहुत अच्छी पोस्ट हुआ करती थी, आप ये समझ सकते हैं। तो ये अकबर के टाइम पे इन्होंने लाए थे, अकबर जो थे उन्होंने मनसबदार लाया था। तो मनसबदार में कौन कौन आते थे? आपके सैनिक हो गए या अच्छे अच्छे उसके पद के लोग हो गए, तो वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, या जो भी आपके अंदर अच्छी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती थी मनसबदार की जॉब। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें थी। मनसबदार 3 उसमें बांटे गए थे। तो आप ये पढ़ सकते हैं पोज करके। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसके मनसबदार के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, तो आप अगर गूगल पे लिखोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनसबदार या फिर मनसबदार क्या होता है, तो वहाँ पे आपको 3-4 लाइन का आंसर मिल जाएगा शॉर्ट में और आपको समझ भी आ जाएगा। फिर आप जब ये पूरा पढ़ोगे तो आपको ईजी होगा समझने में। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। मनसबदार में 3 श्रेणियाँ होती हैं, उनको बांटा गया है। और आपको पता है अकबर शासन काल में आया था, मुगल शासन हो गया, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया कि रख रखाव, भुगतान, ये सब चीज़ें रखते थे।
उनके मासिक वेतन होती थी। जो मनसबदार होते हैं उनको जैसे कि नौकरियां होती हैं आज के टाइम पे, गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सैलरी मिलती है टाइम टू टाइम पर मंथ के अकॉर्डिंग, फैसिलिटी दी जाती है, तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी। तो वो सब आप यहाँ से पढ़ लेना। दिल्ली संतलन के अधीन वास्तुकला पर चर्चा कीजिए कि जब दिल्ली संतलन थी उसके अधीन क्या क्या वास्तुकला उनके अधीन आती थी, क्या क्या उनके अंडर में आता था, तो वो सब चीज़ें इसमें बतानी है आपको। इसमें आपको जो इस्लामी परंपरा है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में जो संतलन था वो मुसलमान लोगों का था, आपको पता ही होगा। तो इस्लामिक जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे दिल्ली में किन किन शासकों का वो था, ठीक है। तो ज़्यादातर मोमडन थे, सारे इस्लामिक लोग थे, तो वो सब चीज़ें इसमें देखने को हैं। आप देखते हो ना, अगर चांदनी चौक जाते हो कहीं पे देखते हो तो आपको जामा मस्जिद और वो गुम्बद टाइप की चीज़ें मिल लेती है देखने को, तो वो सब यहाँ पे बताया भी गया है। देखिए मेहराब और गुम्बद के बारे में भी यहाँ बताया गया, जो मैं आपको बताई दी थी नॉर्मली। तो आप इन सब चीज़ों के भवन देखने को मिलते हो, वहाँ पे जो चित्रकारी होती है वो वैसी देखने को मिलते हो। जब आप दिल्ली में घूमोगे लाल किला देखने को आपको मिलेगा, तो किस तरीके की वहाँ पर है, तो ये सब इस्लामिक चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो वो सब आप इसमें देखोगे आप कि यहाँ के भवन किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से रखे गए, पत्थरों का कैसे यूज़ हुआ गया है यहाँ पे। तो ये सब आप साज सजावट की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि फूल पत्तियों इनों का ज़्यादा यूज़ हुआ है चित्रकारी में, ठीक है। और जो लैंग्वेज का यूज़ है वो है यहाँ पे शैलीगत विकास की बात है कि वहाँ पे तुर्की भाषा आई, फिर जो भी अलग अलग चेंज होती गई भाषा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट और इजी है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। खलजी, जब उन्हों का युग आया, अलाउद्दीन खिलजी थे जो, उन्हों के बारे में, फिर मठ मस्जिद दुर्गा, इन सब चीज़ों का वो करते थे, पूजा करते थे, इन सब चीज़ों को मानते थे, इन्होंने ये चीज़ें बनवाई, वो सब है। फिर तुगलक आया, तो आप लाइन बाय लाइन ही आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से पोज करके पढ़ सकते हैं। फिर ये अंतिम चरण की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है एक फिर ये बहुत लंबा युग चला, उसके बाद फिर अंतिम आया और इन लोगों को सबका शासन हट गया, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अंतिम में जो ये थे तुगलक थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ पे फिर आगे जो है वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप यहाँ से इन्हों को पोज करके सबको पढ़ लेना। फिर यहाँ पे सार्वजनिक भवन जो है और उनके कार्य किस प्रकार से होते थे, महलों में होते थे, महलों में सारी मीटिंगें होती थी, बुलाते थे वहाँ पे। आपको ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी मूवीज़ में, तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इन्हों को पोज करके पढ़ लेना। मुगल कालीन व्यापार में जो क्रमिक और वाणिज्य गतिविधियां उनके बारे में बताना है कि उस टाइम पे कैसा व्यापार होता था, कैसे पूरा जो व्यापार बिजनेस का लेन देन ऐसे होता है ना, वो सब चीज़ों को आपको इसमें बताना है किस प्रकार से होता था। तो वही व्यापार के बारे में यहाँ पूरा बताया गया है कि इसमें दलाल होते थे, व्यापारी होते, महाजन होते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब इन्हों को एक्सप्लेन किया कि व्यापारी किस तरीके के होते थे, उनका वर्चस्व रहता था, जो समुदाय होता है, जातियाँ होते हैं, उन सब पे उनका वर्चस्व रहता था। अब बंजारों की बात है, बंजारे इसमें क्या करते थे, गाँव में शहरों में व्यापार करते थे, किस चीज़ का करते थे, चीनी, नमक, दाल, अनाज, ये सब चीज़ें बेचते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बंजारे जो होते हैं, उसी से वो अपना घर परिवार चलाते थे। नेक्स्ट ये पढ़ लेने बहुत इजी है, आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा पढ़ के ही। अब विभिन्न प्रदेशों में व्यापार, जब वो अपने स्टेट को छोड़ के बाकी जो स्टेट हैं उनमें भी व्यापार करते थे, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अपने में ही थोड़ी ना, दिल्ली में है तो दिल्ली में ही थोड़ी ना करते रहेंगे, बाहर भी तो करेंगे व्यापार, प्रदान प्रदान करेंगे ना, तो वही सब चीज़ों का इसमें बताया गया। पंजाब हो गया, फिर दक्षिण के साइड में हो गया, तो ये सब चीज़ें वो आदान प्रदान करते थे ताकि उनका व्यापार और अच्छे से चल सके। तो ये सब आप चीज़ें पोज करके पढ़ लेना, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। और किसका क्या क्या रोल था वो आप इसमें पढ़ लेना। वाणिज्यिक गतिविधियों के बारे में इसमें बताया गया है कि वचन पत्र होता था, जब भी कोई चीज़ें आप भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
तो वचन पत्र होता है एक, ठीक है, जिसमें हम अभी तो बिल बोलते हैं, बट उस टाइम पे बिल तो होते नहीं थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, कोई ऐसे बिल नहीं बना, बस लिख के भेज देते थे और अपना मोहर साइन जो भी है वो कर देते थे। तो वो सब चीज़ें होती थी, उसी से व्यापार होता था। गारंटी उसको कहा जा सकता है कि एक बिल के रूप में वो काम करता था। तो ये आप सारे पोस्ट करके आप पढ़ लेना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करने के हेतु किए गए उपाय का वर्णन करना है। जो उन्होंने मूल्य नियंत्रण लागू किया था उसके बारे में आपको इसमें बताना है कि जो मूल्य है उनका नियंत्रण करके रखना। जो भी प्राइस होता है, हम किसी के भी ऊपर कोई प्राइस लगाते, कोई टैक्स लगाते, कुछ भी लगाते हैं, उस पर नियंत्रण करना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके उन के बारे में आपको ऐसे बताना है कि उन्होंने कैसे किया था। खदानों पे जो खाने के वस्त्र होते हैं आपका, या फिर दास होते हैं, वस्त्र होते हैं, जो भी ये बहुत सारी चीज़ें जिन पे उन्होंने कीमतों को निर्धारित किया था कि इतनी कीमत पे ये बिकेंगे, इतनी कीमत से ज़्यादा नहीं बिकेंगे, कम नहीं बिकेंगे। तो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और उन्होंने जैसे कि बहुत सारे चीज़ों पे कर भी लगाया था, तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो पोस्ट करके। तो इसमें से आप जैसे कि अगर इसमें कितने हैं आज 7 तो यही हो गया। अगर इसमें आप 5-6 भी याद कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को करना। आपको जितने याद होंगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको लर्न कर लेना। अब इसमें आपको टिप्पणी में बताना है कि इंशा क्या होता है, इसके बारे में बताना है कि जो मध्यकालीन में यूज़ किया जाता था, इसका मतलब सृजन होता था। तो वो यहाँ बता दिया। बाकी मैं वीडियो चला देती हूँ, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, क्योंकि अभी एक और PDF है पूरी बची है। जो क्षेत्र राज के रूप में कमिश्नर कश्मीर का उदय, कश्मीर का कैसे उदय हुआ था उसके बारे में आप बता रहे हैं कि कश्मीर बना कैसे था पूरा एक। आपको पता है झेलम नदी के किनारे है कश्मीर, और वो कैसा क्षेत्र है, मैदानी है, नदियाँ और पर्वत पठारी, ये सब क्षेत्र आपको पता ही होगा कैसे दिखता है कश्मीर। तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है। वहाँ का वेदर ठंडा रहता है, और वहाँ की जो भी फसल उसल उन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं आप। वहाँ पे कौन सबसे पहले किसका शासन था, फिर उसकी मृत्यु के बाद कौन आया, अब कैसा है, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुगल कालीन फसलें, मुगल काल था उस टाइम पे कैसी फसलें थी। तो अभी तो आप देखते हो बहुत सारी वैरायटी आपको मिलती है ना, इतनी लाखों वैरायटी है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। बहुत सारी वैरायटियाँ तब भी थी, बट एक लिमिट में थी सब चीज़ें। बहुत इतनी नहीं थी कि आज के टाइम पे जितनी वैरायटी है उस टाइम पे इतनी नहीं थी। तो सब आप देखिए यहाँ लिखा भी है, जैसे मूंग, चना, मोठ, उड़द, ये सब दालें तो उस टाइम पे भी थी, आज भी हैं। गन्ना, कपास, नील, ये सब चीज़ें थी पहले भी, आज भी हैं। और कहाँ कहाँ होती थी वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। सब्जियों के बारे में, सब्जी तो अब बहुत सारी वैरायटी की आ गई, पहले कम वैरायटी की सब्जियाँ थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फल फ्रूट भी अब बहुत सारी वैरायटी के हैं, पहले थे ही नहीं। आप ड्रैगन फल जो देखते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे ऐसे फल जो पहले थे ही नहीं पर अब हैं। तो वो सब चीज़ें आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो, और कौन कितने यूज़ होते थे, किस अकॉर्डिंग होते थे, वो भी यहाँ लिखे गए हैं। वस्त्र तकनीक, तकनीक के बारे में कि वस्त्र की किस तरीके से पहले तकनीक, आपको पता आज के अकॉर्डिंग जैसे फैशन है, उस टाइम के अकॉर्डिंग पहले वस्त्र की इतनी सारी वैरायटियाँ नहीं होती थी, लिमिट में होती थी। और उनके जो वस्त्र है इतने ज़्यादा फैशनेबल टाइप के भी नहीं होते थे। तो वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। बट गुणवत्ता जो होती है ना, क्वालिटी, वो बहुत अच्छी होती थी पहले के टाइम की हर एक चीज़ की। आज के टाइम पे क्वालिटी नहीं सही मिलती है। रंग छपाई, पहले के टाइम पे मशीन तो होती थी, तो रंग छपाई कैसे की थी, हाथ के द्वारा की जाती थी या किसी नॉर्मल मशीन के। बट आज तो अलग स्टैंडर्ड में ही की जाती है, मशीनों से ही होता है सब काम। तो वो सब इसमें। अब ये नेक्स्ट जो PDF है आपकी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस जो आप एक बार पढ़ लेना पोस्ट करके। मैं वीडियो बस चला देती हूँ आपके लिए।
और नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है, BHIC 134 आपका एग्ज़ाम कब है वो लिख देना। इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम है BEGLA 137, या फिर हिंदी का जो है, या फिर BEGC 133 183, जो भी एग्ज़ाम है आपका वो सब मेरे को कमेंट में बताना कौन सी डेट को है, ताकि मैं अभी उसकी फिर वीडियो बनाऊँ और फिर थोड़ा उसमें कुछ आपको समझा भी दूँगी। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। और देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन मॉडिफाई होके आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा उसके अकॉर्डिंग समझ आता है कि एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा था। कुछ तो आ जाते हैं सेम टू सेम ही, कि इसमें जो क्वेश्चन है वही आपको डिट्टो मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं। जब कल आपका एग्जाम हुए या आज हुए BPSC 133, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में आपको वर्बली बताए, PDF में थे बट वीडियो में वर्बली बताया, और वो क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे कि बहुल पार्टी के बारे में मैंने आपको वर्बली बताया था, वो भी आपका आया था। बहुल संस्कृतिवाद के बारे में भी वर्बली बताया था, वो भी आपका आया था। बाकी PDF में से भी आए थे क्वेश्चंस जो हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए आप PDF लेते तब वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं वर्बली आपको इसमें बता देती हूँ बिना इसमें क्वेश्चन हुए। तो इसलिए आप वीडियो को भी देखा करो और PDF को भी, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ताकि क्वेश्चन चेंज भी आए तो आपको समझ तो आए कि कौन सा क्वेश्चन है। बाबर के बारे में यहाँ पे पूछे कि भारत में मुगल शासन की नींव कैसे डाली बाबर ने। ठीक है, आपको पता है पहले यहाँ मुगल शासन नहीं था, उससे पहले तो यहाँ पे अलग हिंदू थे, ठीक है, हिंदुओं का था, या फिर राजपूत जो होते थे उन सब का शासन था। मुगल शासन तो आया था बाद में। तो मुगल शासन आया ही कैसे था, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो वो सब इसमें बता रहे हैं मुगल शासन के बारे में। कन्नौज जो है वहाँ से के बारे में बताइए, हुमायूं ने संघर्ष किया बहुत, तो उसके भाई थे जो वो आए, ये सब चीज़ें। तो मुगल शासन का क्वेश्चन आपका आ सकता है, बट ये तो बहुत छोटा है, बट आप एक बार इसको पढ़ लेना। अब मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करें कि मुगल के अधीन कौन कौन से केंद्रीय प्रशासन आते थे, तो उन्हों के बारे में आपको बताना है, जिस पे वो अपना हक रखते थे। ठीक है, आप उन्हों के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ कार्य होते थे, तो वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं कौन कौन से आते थे। जैसे कि कौन कौन से प्रशासन आते थे, वकील का आता था, वंजीर का आता था, वाजीर जो होते हैं, और वकीलों का काम हो गया, सैनिक का काम हो गया। ठीक है, सेना में जो वो यूज़ होते हैं, और हथियार जो यूज़ होते हैं उन्हों का हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें सभी इन्हों के अंडर में आती थी एक तरीके से, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, इसमें से कोई भी आप छोड़ना नहीं, क्योंकि पढ़ के तो एटलीस्ट आप चल जाना, एक बार रीड ज़रूर कर लेना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे सबका आंसर, तो क्योंकि इसमें बात ही मुगल शासन काल के बारे में ज़्यादा हो रही है, क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा हो रही है, तो सबके आंसर मिलते जुलते तो मिलेंगे, जो मुगल शासन के बारे में हो रही है, फिर पहले के बारे में हो रही है। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, तो आपको समझ भी आ जाएंगे। और दिल्ली के बारे में तो ज़्यादा ही होगी, दिल्ली सल्तनत, इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन कब आया, कैसे आया, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आप बना बना के नहीं लिख सकते इस वाले बुक को, क्योंकि इसमें आपको ये सब पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा कि हमें लिखना क्या है। बाय सेल्फ ऐसे बिना पढ़े बना के तो कुछ भी नहीं लिख सकते आप। अब कृषि से संबंधित जो थी वो सब चीज़ें पूछी गई, किस तरीके से थी, आपको राजस्व देना पड़ता था, जो टैक्स होता है वो देना पड़ता था भूमि पे, उस टाइम पे भी था, पहले के टाइम पे भी आपको देना पड़ता था, तो वो सब इसमें बताए गए हैं। जमींदारों के अधिकार आपको पता है, जमींदारों की भूमिका हर एक, कोई सा भी युग हो, जमींदारों की भूमिका बहुत अच्छी रही है, वो हमेशा ही अत्याचार करते रहे हैं अब जो मजदूर लोग होते हैं, और वो हमेशा अपने आप को मतलब कि उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है, बहुत रिच समझ सकते हैं, अब रिच फैमिली से समझ सकते हैं ज़मींदारों को पहले के टाइम पे, क्योंकि उनके अंडर में आते थे, इतने लोग काम करते थे, सबसे टैक्स लेते थे, फिर अपने जो शासन होता था उसको देते थे, तो इसलिए ये सब तो आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। और अगर आपको इसकी PDF लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और आप मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लस आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा है, फुल दिखा रहा है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो।
और PDF के लिए भी व्हाट्सअप कर देना अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेना हो, आप उसके लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम का भी, ज़रूरी नहीं है BAG की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अदर की भी कर रही हूँ, तो आप उसके लिए भी मेरे को बता सकते हैं। जहांगीर व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, जो जागीर व्यवस्था थी उसके बारे में पूरा आपको इसमें बताना है। और PDF के चार्जेस हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप पहले वीडियो ज़रूर देखिए। PDF के चार्जेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको PDF ठीक लगती है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें से पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे या बुक कवर हो जाएगी, तो आप PDF भी ले सकते हैं, उसके चार्जेस हैं। अकबरनामा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है। अकबरनामा जिन्होंने लिखी थी अबुल फजल, उन्होंने क्या क्या उनके बारे में लिखा था, अकबर के बारे में, वो सब आप उसमें पढ़ोगे। तो पुर्तगालिन व्यापार किस प्रकार से होता था वो सब आप इसमें देख सकते हो। विदेशों में ये होता था, समुद्र के माध्यम से सारा सामान आता जाता था। ठीक है, किस किस चीज़ों का था लिखा है, मिर्ची, घोड़े, अदरक, ठीक है, जहाज, इन सब के ये सब पढ़ सकते हो। इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है ये, तो आपको इजीली समझ आ भी जाएगा। बाकी और कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर कर देना, या फिर आप मेरे को कमेंट करना। आपको वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना, डेट मेंशन कर देना, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और PDF के लिए आप मेरे को